नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात श्रद्धा वॉल्कर मामले की, जिसमें इस मर्डर केस में आज आरोपी आफ्ताब पूनावाला पर आरोप तो तय हो गए हैं। साकेत कोर्ट ने ये आरोप तय करते हुए उस पर धारा 302 यानी कि हत्या और 201 यानी सबूत मिटाने के तहत कार्रवाई की होगी। हालांकि आफ्ताब ने आरोपों से इनकार किया, कहा है कि मैं मुकदमे का सामना करूंगा। दरअसल ये मामला 18 मई का है। आरोप है कि आफ्ताब पूनावाला ने अपनी लिव इन पार्टनर श्रद्धा वॉल्कर की हत्या कर दी थी और फिर शव के 35 टुकड़े कर उन्हें जंगल में फेंका था। लेकिन इस केस का एक और पहलू भी है। श्रद्धा के पिता उसका अंतिम संस्कार या अब कहें तो श्राद्ध करना चाहते हैं, जिसके लिए उनके शरीर के बचे हुए अवशेष की जरूरत होगी, जो पुलिस के पास है। और आइए इस मामले में श्रद्धा के केस लड़ रही सीमा समृद्धि से बात करते हैं, जो उनकी वकील भी हैं। सीमा, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। और ये बताइए पूरा मामला, जो पिता की जो गुजारिश है, मैंने आपको आज सुना था तो सोचा कि आप अपने माध्यम से बताइए कि पिता की क्या इस समय सोच है, क्या वो करना चाहते हैं। जी। सबसे पहले थैंक यू सो मच मैम। आज एक्चुअली डेट थी तो आज चार्ज फ्रेम हो गया है, उसका ऑर्डर भी आ गया है। अब इसमें एक और जो वर्जन है वो ये है मैम कि श्रद्धा की 18 मई को डेथ हुई है। अकॉर्डिंग टू हिंदू रिचुअल्स उनके फादर का कहना है कि मुझे 1 साल के अंदर अपनी बेटी के जो लास्ट रिचुअल्स हैं वो क्रिमेशन उनका करना है। लेकिन इस केस में एक डिफिकल्टी ये आ रही है कि जो श्रद्धा के बॉन्स है वो इस केस में अब केस प्रॉपर्टी बन चुके। उनकी डेड बॉडी नहीं है, क्योंकि उसने पीसेस करके जिस तरीके से डिस्पर्स किया था चीजों को, उनकी डेड बॉडी को, तो वो केस प्रॉपर्टी है। और केस प्रॉपर्टी होने की वजह से जब तक कोर्ट रूम में उनको ट्रायल में एग्जिबिट नहीं करा दिया जाएगा, तब तक ये बॉन्ड्स उनको प्रोवाइड नहीं करवाए जा सकते हैं। इसीलिए उनके फादर के साइड से हमने एप्लीकेशन मूव की कि इस केस को फास्ट ट्रैक किया जाए, जिससे श्रद्धा के लास्ट रिचुअल्स उनके फादर कर सके, जो कि उनका फंडामेंटल राइट है। अब जब मैम 18 तारीख पास में है, नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग 1 जून को है, तो 1 जून से पहले तो पॉसिबल नहीं है बॉन्ड्स उनको दिया जाना। बट उनके फादर का कहना है कि एटलीस्ट जो पहला श्राद्ध हमारी बेटी का होने वाला है अगस्त के करीब, उससे पहले तो ट्रायल फास्ट ट्रैक हो जाना चाहिए, जजमेंट हो जाना चाहिए इस केस से। तो कम से कम मेरी बेटी को, अगर वो हमारे बीच नहीं है, उसकी आत्मा को शांति के लिए हम उसके लास्ट रिचुअल्स फुलफिल कर सके। मैम ये डिफिकल्टी इसलिए आ रही है। यस बिल्कुल। मैं आपसे सीमा ये भी समझना चाहूँगी, क्योंकि आपने हाथरस में जो कांड हुआ था वो मामला लड़ा, निर्भया का मामला आपने लड़ा है। इस मामले में तो एक तरह से काफ़ी चीज़ें सामने आ गई थी, इतना भयावह ये मामला था, लेकिन फिर भी इसमें प्रक्रिया जो है वो चल रही। क्या अंदाज़ा कब तक चलेगी इस पूरे मामले में? आज तो आरोप भी तय हो गए। जी मैम, देखिए जिस तरीके का इंडिया का जुडिशियल सिस्टम है, हम एलिगेशन नहीं लगा रहे, लेकिन फास्ट ट्रैक का मतलब कम से कम ये होना चाहिए कि विद इन 2, 3, 4 मंथ्स डिसाइड तो हो। टाइम बाउंड अभी नहीं है। अब जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग है इस केस में, एविडेंस पर मैटर आ चुका है, तो वो 1 जून है, करीब 20 डेज के बाद। तो अगर 20 डेज के बाद डेट लगेगी तो मैम ये तो करीब 1 ईयर लगने वाला है इस केस में। तो उनके फादर का जो कंसर्न है अपनी बेटी के लिए, तो वो तो फिर डिले होता चला जाएगा। और उनका ये कहना है कि कैसे हम अपनी बेटी को, उसका जो राइट है वो किस तरीके से फुलफिल हम करेंगे, कैसे उनके लास्ट रिचुअल विद इन अ पीरियड कर पाएंगे। तो इसीलिए फास्ट ट्रैक ये कोर्ट केस होना बहुत जरूरी है मैम। अब नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग जो है उसमें हम देखते हैं मैम। एक और चीज इसमें 22 मई की एक और डेट लगी है, जिसमें इनके बॉन्ड्स फादर को प्रोवाइड करवाए जाएं, उसके लिए सुनवाई पर है। तो उस दिन देखते हैं कोर्ट क्या डिसीजन लेता है। आपकी क्या आंकलन है आपका कानून के नज़रिए से? क्या कुछ अवशेष मिल सकते हैं या सारे अवशेष चाहिए होंगे? अगर कुछ भी चाहिए, जैसे आपने बताया 22 तारीख को, क्या उस पर कुछ हो सकता है आगे? क्या आपका उसमें असेसमेंट है? आखिरी सवाल है ये। मैम जब तक ये ट्रायल में जितने भी श्रद्धा के बॉन्ड्स हैं जिनसे उनके फादर का डीएनए मैच कराया गया, वो केस प्रॉपर्टी हैं, जब तक वो एग्जिबिट नहीं कराए जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता है मैम, मैटर भले ही हमारा 22 मई को लिस्ट हुआ है इस पर्टिकुलर पिटीशन के लिए कि बॉन्ड्स प्रोवाइड करवाए जाए, लेकिन विदाउट एग्जिबिट किए उसको कोर्ट नहीं प्रोवाइड करवा पाएगी, क्योंकि फिर उनके पास बचेगा क्या। और मैम उनका ये भी कहना, एक्चुअली जो केस प्रॉपर्टी है उसमें सारे एविडेंस कोर्ट रूम में चाहिए होते हैं।
अगर एक भी सिंबॉलिक तौर पर दे दिया जाता है तब भी मैम हमारा केस डिस्टर्ब होगा। वो उसमें एसेंशियल एविडेंस है जिनके आधार पर कन्विक्शन होना है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन एक काम कोर्ट कर सकती है कि इसको टाइम बाउंड फास्ट ट्रैक करके डे टू डे की हियरिंग करके कम से कम जो उनका पहला श्राद्ध होगा उससे पहले ये बॉन्ड्स प्रोवाइड करवा सकती है। बिल्कुल, अब देखना होगा कि न्याय प्रक्रिया इसमें कैसे बढ़ती है। आप हमारे साथ जुड़ी हैं, आपने बात की, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सीमा। नमस्कार। और इस पूरे मामले में आज कोर्ट में क्या हुआ, आरोप तय हो गए, देखते हैं ये रिपोर्ट। करीब 6 महीने की सुनवाई के बाद दिल्ली की साकेत कोर्ट ने श्रद्धा वालकर की हत्या के आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला पर आईपीसी 302 यानी हत्या और 201 यानी सबूत मिटाने की धाराओं के तहत आरोप तय कर दिए। कोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया आफ्ताब के खिलाफ हत्या और सबूत नष्ट करने का मामला बनता है। कोर्ट ने इसमें श्रद्धा वाकर वाले केस में 302 आईपीसी एंड 201 आईपीसी में चार्ज फ्रेम कर दिया है और नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग इसमें 1 जून 2023 के लिए लगाया है, जिसमें एविडेंस पर ये मैटर पहुंच गया है। तो कोर्ट रूम में भी जो जजमेंट है चार्ज फ्रेम किया गया है, तो उसके लिए प्राइमा फेसाई कि आफ्ताब पूनावाला ने ये क्राइम किया है और किन किन धाराओं में वो मैं बता चुकी हूँ आपको। और इसके अलावा कोर्ट ने ये चीज़ों को भी अपने जजमेंट में मेंशन किया है कि किस तरीके से इसने क्राइम किया है, कौन सी डेट पर किया है और सपोर्टिव एविडेंस बहुत सारे हैं। इन सारी चीज़ों पर मैम ने कंक्लूड करके जजमेंट सुनाया है। इस दौरान कोर्ट में आरोपी आफ्ताब ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों से इनकार किया। दिल्ली पुलिस ने आरोपी आफ्ताब अमीन पूनावाला को 12 नवंबर 2022 को गिरफ्तार किया था। उसने जुर्म कबूल करते हुए बताया था कि उसने श्रद्धा की हत्या गला दबाकर 18 मई 2022 को ही कर दी थी। हत्या के बाद शव के 35 टुकड़े किए और टुकड़ों को दिल्ली और गुरुग्राम के जंगल में फेंका। पुलिस ने आफ्ताब की निशानदेही पर शव के कई टुकड़े बरामद किए। इन टुकड़ों की डीएनए जांच से पता चला कि ये श्रद्धा वालकर के ही हैं। पुलिस ने आरोपी का नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट भी कराया, जिसमें उसने अपना जुर्म स्वीकार किया था। पुलिस के पास श्रद्धा वालकर और आफ्ताब के पुराने झगड़े के ऑडियो वीडियो भी हैं। पुलिस ने शव को काटने में इस्तेमाल किए गए हथियार और 300 लीटर का वो फ्रिज भी बरामद किया जिसने उसमें शव को छुपाया था। हत्या के करीब 6 महीने बाद इस हत्याकांड का खुलासा हुआ। इस केस में कोई चश्मदीद गवाह नहीं था, फिर भी दिल्ली पुलिस ने पेशेवर तरीके से इस केस में टेक्निकल, साइंटिफिक, फॉरेंसिक और सर्कमस्टांशियल एविडेंस जुटाए और केस यहां तक पहुंचा। अब इस मामले में अगली सुनवाई 1 जून को होगी। नई दिल्ली से कैमरामैन मोहम्मद मुर्सलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में बात अब बढ़ते प्रदूषण की। बढ़ता प्रदूषण एक बड़ी समस्या है दुनिया भर के लिए। तो हमारे तेल मंत्रालय के एक पैनल का सुझाव है कि 2027 तक डीजल की 4 पहिया वाहनों पर रोक लगाकर इलेक्ट्रिक और गैस की गाड़ियों की तरफ बढ़ा जाना चाहिए। ये उन शहरों के लिए हो जहां पर आबादी 10 लाख से ऊपर है और प्रदूषित जो शहरों, जिससे एमिशंस में कटौती हो सके। 2030 से शहरों में सिर्फ बिजली से चलने वाली बसें होनी चाहिए और शहरों में 2024 से डीजल की नई बसें ना खरीदें या ना जुड़ें। देश में हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर, आपको बता दें इस रिपोर्ट में, कि 80% डीजल पर निर्भर है। भारत प्रदूषण पर काबू पाने के लिए 40% बिजली अपनी रिन्यूएबल एनर्जी से बनाना चाहता है। देश का 2070 तक जीरो नेट गोल का लक्ष्य है। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान हैं नरेंद्र तनेजा, ऊर्जा विशेषज्ञ हैं, बीजेपी से जुड़े रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। सर, जो ये पैनल का जो ये प्रस्ताव है, तेल मंत्रालय में ये प्रस्ताव जो दिया गया है, आप इसे कैसे देखते हैं, असेस करते हैं? क्या पॉसिबल है कि 2027 तक जो 4 पहिया वाहन है डीजल के, उन पर रोक लगाई जाए? देखिए, पहले तो मैं एक ऊर्जा विशेषज्ञ के नाते सिर्फ आपसे बात कर रहा हूँ। मेरा जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है मैं उसके तहत बात नहीं कर रहा आपसे। देखिए, इंटेंट बहुत अच्छी है, जिसको बोलते हैं इरादा अच्छा है, और प्रदूषण हमारे देश में है। और आज हमारे यहाँ तमाम किसी भी शहर में आप चले जाएं, अमृतसर से कलकत्ता, बैंगलोर, हैदराबाद, कहीं भी जाएं,
प्रदूषण की समस्या से सभी लोग जो है जूझ रहे हैं। अब ये एक मंत्रालय का एक पैनल है, अब ये कोई सरकार की नीति नहीं है, ये एक पैनल बनाया गया था, उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट किया, ये उसमें पैनल की क्या रिकमेंडेशन है ये वो सारा कुछ है। और उस पैनल का ये मानना है कि भाई डीजल जो है उन गाड़ियों पर रोक लगाई जाए, साथ में ये भी है कि भाई बिजली की जो कारें हैं उनको ज्यादा लेकर के आया जाए। तो ये सारी सिफारिशें ऐसी हैं जो कि काफी समय से अलग अलग कमेटियों के द्वारा, विशेषज्ञों द्वारा आ रही हैं। और हमारे देश में अगर आप उठा करके देखते हैं 10 लाख से ऊपर के शहर है, तो लगभग 60 शहर ऐसे हैं जिनकी आबादी जो है वो 10 लाख से ज्यादा है, 60। तो बहुत बड़ी आबादी की हम बात कर रहे हैं। और दूसरी तरफ हकीकत यह है कि हमारे देश में तमाम वाहन आज जो है वो डीजल से चलते हैं या पेट्रोल से चलते हैं। ये बात तय है बिल्कुल कि अगर आप देखें तो नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होती है, जो कि पेट्रोल डीजल दोनों से निकलती है, जिससे अस्थमा, सांस लेने के तमाम और बीमारी, स्किन की बीमारियां वो होती हैं इसमें। और जिस हिसाब से जो पॉपुलेशन डेंसली पॉपुलेटेड हमारा देश है, ये समस्याएं थोड़ी बढ़ गई हैं। तो सुझाव भी काफी अच्छे हैं, लेकिन देखना इसमें दो बड़ी बातें निकल के आती हैं। एक तो यह है कि परिवहन जो है वो राज्य का विषय है। अब ये देखना है कितने राज्य इसके अंदर अभी बातचीत हुई। अभी मुझे नहीं लगता कि इस बारे में कोई राज्यों से बातचीत हुई, क्योंकि हर राज्य जो है उसको संविधान के अंतर्गत अधिकार है कि वो अपनी परिवहन नीति, पर्यावरण की नीति लेकर के आए। तो एक तो पहला ये विषय है कितने राज्य इसमें शामिल हैं, और हर राज्य का जो पर्यावरण अलग अलग है, उसकी ज्योग्राफिकल पार्किंग लोकेशन अलग अलग है। कोई पहाड़ों में है, कोई समुद्र के किनारे है, कोई दूर दराज में है, कोई रेगिस्तान में है। तो ये देखना होगा। दूसरी बात जो देखनी होगी, क्या कितनी जल्दी हम ये जो ट्रांजिशन है, जो पेट्रोल डीजल से बिजली के वाहन की जो ट्रांजिशन, कितनी तेजी से हम कर सकते हैं। अब उसमें चुनौतियां सारे जो प्रश्न है वो यहाँ खड़े हो जाते हैं, क्योंकि बिजली जो है, जो बात हो रही है इलेक्ट्रिक व्हीकल से, लेकिन वो बिजली कहां से आएगी। हमारे देश में आज 67% बिजली तो हम कोयले से ही बनाते हैं, और बाकी हम डीजल से भी बिजली बनाते हैं, हम गैस से भी बिजली बनाते हैं। रिन्यूएबल जो है उसका हिस्सा काफी बड़ा है और आने वाले टाइम में बढ़ना है। लगभग 40% हो जाएगा आने वाले 4 साल के 5 साल के अंदर, या 6-7 साल के अंदर, 2030 तक। प्रश्न यह है कि लेकिन क्या हमारे पास फिर भी इतनी बिजली होगी, क्योंकि सौर ऊर्जा जो है उसको कहा जाता है 10 AM to 4 PM इलेक्ट्रिसिटी। मतलब यह है कि सुबह और लेके शाम तक जब तक सूरज है, मानसून में भी चुनौतियां आती हैं। अर्थात सौर ऊर्जा के अलावा हमको और भी तरीके से बिजली का निर्माण या वो चाहिए होगा। तो अब तो हमारे सामने ये बहुत सारे प्रश्न हैं। मुझे लगता है नीयत बहुत अच्छी है, इंटेंट बहुत अच्छी है। ट्रांजिशन तो करना ही पड़ेगा, जिस हिसाब से हम जीते हैं, हमारे बच्चे, हमारे बड़े बुजुर्ग जो उनको समस्याएं हो रही है, ये बिल्कुल एक अच्छे देश को शोभा नहीं देता। लेकिन मुझे लगता है कि ये व्यवहारिक कितना है ये प्रश्न है। अभी जो कहा गया है आप बैन कर दीजिए, 2024 से बैन कर दीजिए, ये कहा गया कि आप डीजल, जैसे जिसने आज एक मध्य वर्ग के आदमी ने आज गाड़ी खरीदी है, सपोज उसने 5 लाख रुपया देके एक डीजल की गाड़ी खरीदी है, उस उम्मीद से कि उसको 10 साल चलाएगा। अब उसने बैंक से लोन लिया है 10 साल या 15 साल का उसके लिए, आप अगले साल उसको बैन कर देंगे तो उसकी घरेलू अर्थव्यवस्था का क्या होगा, कैसे वो भुगतान करेगा। हम एक विकासशील देश है, इस तरह की चुनौतियां भी हैं। तो मुझे लगता है ये बैन करने वाली बात थोड़ी मुझे व्यवहारिक नहीं लगती है। हमको ट्रांजिशन करना है, इससे पहले कि हम ये कहें कि बैन करें या बिजली की गाड़ी सब आ जाए, उसके लिए इकोसिस्टम, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाने की आवश्यकता है। पहले उसको खड़ा करें, उसको इंसेंटिवाइज करें। लोग अपने आप ही डीजल और पेट्रोल की गाड़ी छोड़ के बिजली की तरफ जाएंगे। लोकतांत्रिक देश में ऐसा ही होता है। नॉर्वे के अंदर 80% जो गाड़ियां खरीदी गई अभी पिछले दिनों सब बिजली की हैं, लेकिन वहां की सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर पहले डेवलप किया, नीति निर्माण उस हिसाब से किया, तमाम इंसेंटिव लोगों को दिए, यहां तक कि आप पार्किंग करिए या गाड़ी करिए। सर आखिरी सवाल संक्षेप में जी सर, आखिरी सवाल जो हमारे यहाँ उसमें रिपोर्ट में ये भी है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस है वहाँ पे जो बसेस हैं बिजली से चलें और ये सब गैस से चले, लेकिन वही कितना व्यवहारिक और कब तक, क्योंकि हमारे ग्रामीण भारत में इतनी बसों का प्रयोग होता है, लेकिन फिर वहाँ पर कैसे होगा, क्या इस ओर भी पैनल की कुछ नजर गई है? नहीं नीति जी, बड़ा अच्छा आपने प्रश्न उठाया। हम जो पूरे देश में हम सड़कों का जाल बिछा रहे हैं, आधुनिक सड़कों का, बिजली की आज के विकसित देशों के अंदर जो बिजली की कारें हैं उनको हर 300 किलोमीटर के बाद चार्ज करना पड़ता है, और वहां पे पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर वो बनाया जाता है। अर्थात अगर दिल्ली से आपको लखनऊ जाना है या इलाहाबाद जाना है तो आपको तो 4 जगह रुक करके उसको चार्ज करना पड़ेगा। और दूसरी बिजली की गाड़ी की एक सीमा होती है, उसके लिए बैटरी सिस्टम वगैरह के लिए होता है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छी नीयत है, लेकिन इसका ये अभी व्यवहारिक मुझे नजर नहीं आती। और बैन लगा देना जो है ये मुझे नहीं लगता
आप इलेक्ट्रिक कार्स जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को इंसेंटिवाइज करिए, उसके लिए नीति निर्माण करिए, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करिए, लोग अपने आप उतर जाएंगे। मुझे लगता है वो ज्यादा सस्टेनेबल। लोग जागरूक हो जाएं, लोग जागरूक हो जाएं कि डीजल की गाड़ियां अब ना खरीदें और समझें कि किस तरह से हमें अपना प्रदूषण कम करना है और पर्यावरण को बचाना है। आप जुड़े हमारे साथ, सब बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक शादी को लेकर सुनवाई जारी है। इसको लेकर अदालत ने कई अहम टिप्पणियां की हैं। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि ये कहना दूर की कौड़ी है कि शादी मौलिक अधिकार नहीं है। शादी को बस वैधानिक मान्यता नहीं, कानूनी संरक्षण भी है। संतानोत्पत्ति वैवाहिक वैधता की जरूरी शर्त नहीं है। विवाह से सामाजिक स्वीकृति मिलती है क्योंकि ये एक संस्था है। और यही नहीं, इस दौरान जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने याद दिलाया कि भारतीय संविधान एक क्रांतिकारी संविधान है जिसने कई बदलावों की जमीन बनाई है। उन्होंने कहा है कि भारत का संविधान अपने आप में परंपरा तोड़ने वाला संविधान है। उन परंपराओं को भी तोड़ा गया है जिन्हें पवित्र एक समय में माना जाता था। जाति व्यवस्था को तोड़ दिया गया, छुआछूत पर प्रतिबंध लगाया गया। तो ऐसा कोई अन्य संविधान नहीं जिसने ये किया हो। अब तो इस पर अधिक जानकारी देते हैं, इस अहम मसले पर हमारे सहयोगी आशीष भार्गव हमें और जानकारी दे रहे हैं कि कोर्ट में बात कितनी और आगे बढ़ी। समलैंगिक संबंधों में शादी की मान्यता को लेकर जो याचिकाएं दाखिल हुई हैं उसमें 8वें दिन भी अहम सुनवाई 5 जजों के संविधान पीठ के सामने चलती रही। मध्य प्रदेश सरकार की ओर से बहस की गई और विरोध किया गया और कहा कि न्यायपालिका पर ये मुद्दा छोड़ देना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी बड़ी टिप्पणियां की हैं। यहाँ पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जो बेंच की अगुवाई कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि ये कहा जाना दूर की कौड़ी होगा कि शादी करना एक संवैधानिक अधिकार नहीं है, बल्कि ये एक संवैधानिक अधिकार का हकदार है शादी, न कि वैधानिक मान्यता का। उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम देखें तो जो हिंदुओं में शादी होती है वो एक तरीके से उसके मूल तत्व संवैधानिक अधिकार के संविधान में हैं, जैसे कि ये एक पवित्र बंधन माना जाता है, ना कि कोई कॉन्ट्रैक्ट है। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जिस तरीके से शादी हिंदुओं में मान्यता है शादी की, वो उसमें काफ़ी चीज़ें अहम हैं जो अधिकार संवैधानिक अधिकार के तौर पर निकल कर आती हैं, जिसमें ये एक शादी की मान्यता देता है, एक साथ रहने की मान्यता देता है शादी। इसके अलावा एक परिवार की तरह इकाई में रहने की मान्यता देता है। साथ ही साथ संतान की उत्पत्ति का भी इसमें एक तत्व है, हालांकि वो विवाह की वैधता का एक आधार नहीं है, यानी विवाह की वैधता इस आधार पर नहीं होगी कि संतान पैदा हुई है या नहीं हुई है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि तीसरे पक्ष को भी रोकता है ये शादी, क्योंकि कोई भी तीसरा पक्ष पति और पत्नी के बीच में संबंध बना नहीं सकता इस तरीके से। उन्होंने ये कहा कि ये बात ज़रूर है कि विधायिका जो है, सरकारों के पास ये अधिकार है कि किस तरह शादी को मान्यता दी जाए, उसके अधिकार क्या हों, लेकिन उसको नियंत्रित भी किया जा सकता है। लेकिन ये भी सवाल एक बड़ा है जिसका परीक्षण किया जाना चाहिए कि क्या शादी सिर्फ विषम लैंगिक लोगों में ही हो सकती है। ये एक बड़ा सवाल है। यहाँ पर जस्टिस एस रविंदर भट्ट ने भी बड़ा सवाल किया। उन्होंने कहा कि भारत का जो संविधान है वो कहीं भी ऐसा संविधान नहीं देखने को मिलता। सबसे परंपराओं को तोड़ने वाला संविधान जो है, बड़ी परंपराओं को तोड़ने वाला खुद संविधान है, जिसने छुआछूत, जाति, ये तमाम चीज़ों को तोड़ दिया और समानता को लेकर आया। तो यहाँ पर मध्य प्रदेश सरकार इसका विरोध कर रही है। कपिल सिब्बल जो जमीयत के लिए आए हैं वो भी कह रहे हैं कि जब ऐसा मुद्दा हो जिसमें समाज में इतना बड़ा परिवर्तन होता हो तो संसद के भीतर और संसद के बाहर बहस होनी चाहिए। अदालत को उसमें कोई घोषणा नहीं करनी चाहिए। ये एक डेंजरस तर्क है, खतरनाक तर्क है कि अदालत इसकी घोषणा कर दे, क्योंकि संसद ऐसा नहीं करने जा रही है। बहरहाल 9वें दिन भी सुनवाई जारी रहेगी। नई दिल्ली से आशीष भार्गव, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में आगे बताएंगे नीतीश कुमार अब किससे मिलने पहुंचे और तीसरे मोर्चे की कवायद कहां तक। तो बात अब राजनीति की करते हैं। कर्नाटक में कल सभी 224 सीटों के लिए वोट पड़ने हैं। नतीजे 13 मई को आएंगे। ये माना जा रहा है कि यहां से आए नतीजे इस साल आने वाले विधानसभा चुनावों पर भी असर डालेंगे और 2024 के लोकसभा चुनावों की व्यू रचना पर भी। चुनाव आयोग ने 147 करोड़ रुपए नकदी बरामद किया है
और ड्राइव जारी है। इन सब के बीच इस विधानसभा चुनावों में कई बड़े नेताओं पर सबकी नजर होगी। कनकपुरा से डीके शिवकुमार, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री पद के दावेदारों में से एक। सिद्धरामैया, पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता और मुख्यमंत्री पद के दावेदार। जगदीश शेट्टर, टिकट न मिलने पर नाराज होकर कांग्रेस में शामिल हुए। बीजेपी के वरिष्ठ नेता बसवराज बोम्मई, जो चौथी बार शिग्गांव से चुनाव लड़ रहे हैं। आर अशोक, जिन्हें बीजेपी ने डीके शिवकुमार के खिलाफ खड़ा किया है। और जेडीएस नेता कुमारस्वामी चन्नपटना से चुनाव लड़ रहे हैं। 1985 के बाद कर्नाटका में किसी भी सरकार ने वापसी नहीं की है। ऐसे में कर्नाटका के 5,31,33,054 वोटर्स को तय करना है कि वो क्या चाहते हैं, एक पार्टी की स्थिर सरकार या फिर खंडित जनादेश आएगा। इनमें 2,67,28,053 पुरुष वोटर्स हैं, तो वहीं 2,64,64,74 महिला वोटर्स हैं, जो 58,545 पोलिंग बूथ पर मतदान करेंगे। इस बार बुजुर्गों और दिव्यांगों को भी घर से मतदान का अधिकार चुनाव आयोग ने दिया है। गवर्नमेंट वर्क इज गॉड्स वर्क, कर्नाटका विधानसभा के ग्रैंड स्टेप्स के ऊपर लिखी ये इबारत। वोटर्स चाहते हैं कि जिन्हें वो चुनकर यहां भेजें, वो इस इबारत को धर्म समझकर निभाएं, लेकिन ऐसा होता नहीं। इससे उनकी नाउम्मीदी बढ़ती है। कभी वोटर्स अपनी पार्टी बदलते हैं तो कभी नेता, लेकिन उनकी समस्याएं अपनी जगह बरकरार रहती हैं। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। राजस्थान से कांग्रेस के सांसद सचिन पायलट ने आज अशोक गहलोत पर जवाबी हमला बोला है। सचिन पायलट ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि लगता है अशोक गहलोत की नेता सोनिया गांधी नहीं वसुंधरा राजे हैं, जिनमें दम पर सीएम बने उन्हीं को बदनाम कर रहे हैं, जिनकी राजनीति पैसे के दम पर उन्हें पैसा दिखता है। अगर तथ्य थे तो 3 साल कार्रवाई क्यों नहीं की। सामान्य मुख्यमंत्री जी का भाषण परसों धौलपुर में हुआ और उस भाषण को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि सामान्य मुख्यमंत्री जी की नेता आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी नहीं है, बल्कि उनकी नेता वसुंधरा राजे सिंधिया जी हैं। एक तरफ ये कहा जा रहा है कि हमारी सरकार को गिराने का काम भाजपा कर रही थी, दूसरी तरफ कहा जाता है कि सरकार को बचाने का काम वसुंधरा जी कर रही थी। तो ये जो विरोधाभास है, इसको समझाना चाहिए। आप कहना क्या चाह रहे हैं, ये स्पष्ट कर देना चाहिए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक से मिले। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में दोनों नेताओं की मुलाकात हुई। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विपक्षी एकता को मजबूत करने के लिए नीतीश और पटनायक की ये मुलाकात अहम है। नवीन पटनायक से मुलाकात के बाद नीतीश कुमार महाराष्ट्र में शिवसेना के नेता उद्धव गुट के नेता उद्धव ठाकरे और एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार से भी गुरुवार को मिलेंगे। Ours is an old friendship, as I've said, and we've also been colleagues many years ago. No discussions were held about any alliances today. इच्छा थी कि मिल ले, और फिर हमारे यहाँ लोग कह दिए कि यहाँ पर इतना लोग आता है टूरिस्ट देखने के लिए, तब पहले से बात हो गई थी, तो आज ये तय कर दिए कि नहीं ठीक है, हम दे देंगे। हाँ, नहीं पॉलिटिकल डिस्कशन है, हम लोग का तो पुराना रिश्ता है। आप सब पॉलिटिकल बात की चिंता मत करिए, हम लोगों का संबंध इतना ज्यादा है कि पॉलिटिकल बात सोचने की जरूरत नहीं है। और देश की बात में आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां पर कांग्रेस ने चुनावी तैयारी शुरू कर दी है। बीजेपी की लाडली योजना के जवाब में नारी सम्मान योजना।
बात अब मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में चुनाव से 6 महीने पहले कांग्रेस ने नारी सम्मान योजना लॉन्च की है। कांग्रेस ये योजना शिवराज सिंह चौहान सरकार की 1000 रुपये हर महीने देने वाली लाडली बहन योजना के मुकाबले में लाई गई है। इस योजना में हर महिला को 1500 रुपये हर महीने देने का वादा है। घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपये में दिया जाएगा। माननीय कमलनाथ जी आपके परासिया क्षेत्र में अपने जिले में ये कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं आप कांग्रेस के नारी सम्मान योजना से पर्दा हटा छिंदवाड़ा में, जब 2 महिलाओं ने मंच से फॉर्म भरा। गैस सिलेंडर मिलेगा, जिस प्रकार आपको लगभग 25,000 रुपए। अब कांग्रेस कार्यकर्ता नारी सम्मान योजना के फॉर्म पूरे राज्य में घर घर जाकर भरवाएंगे। भोपाल में इसके लिए बाकायदा गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। ये फॉर्म बहुत इजी है, जहां कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर इसे भरवाएंगे। यहाँ पर आपको अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन देनी है और खुद यह आपको करना है कि आप जो भी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं वो पूर्ण रूप से सही है और आपको इस योजना का उसके बाद कांग्रेस की सरकार बनते ही लाभ मिल पाएगा। कांग्रेस का दावा है कि सरकार में आने पर महिलाओं को साल भर के 18,000 रुपये यानी हर महीने 1500 रुपये मिलेंगे। सिलेंडर 500 रुपये में मिलेगा। कांग्रेस का नारी सम्मान बीजेपी की लाडली बहना के बरक्स खड़ा है। लाडली बहना योजना में हर महीने 1000 रुपये दिए जाएंगे। इसलिए मंच से कमलनाथ ने बीजेपी और इसकी योजना दोनों पर निशाना साधा, तो बीजेपी भी चुटकी लेने से नहीं चूकी। ये तस्वीर है, शिवराज सिंह भी लाए हैं, वो भी क्या कहते हैं लाडली बहन योजना लाए हैं। 18 साल बाद उन्हें लाडली बहन याद आई। किस लिए लाए हैं? अपना पाप धोने के लिए लाए हैं। जो उन्होंने पाप किया है 18 साल के भ्रष्टाचार के पाप धोने के लिए आप ये योजना लाए हैं, पर महंगाई का पाप धोने के लिए आप ये योजना लाए हैं। कांग्रेस बीजेपी दोनों आधी आबादी पर पूरी नजरें गड़ाए हैं, तो इसकी बड़ी वजह है मध्य प्रदेश में लगभग 5 करोड़ 39 लाख मतदाता हैं, जिसमें 2 करोड़ 60 लाख से अधिक महिला वोटर हैं। लाडली बहना का लाभ 23 से 60 साल तक की महिलाओं को मिलेगा। लगभग 2 करोड़ महिलाएं इसी आयु वर्ग की हैं। 18 सीटें ऐसी हैं जहां महिला मतदाताओं की संख्या पुरुषों से अधिक है। चुनाव का पहाड़ कौन चढ़ेगा ये तो पता नहीं, लेकिन छिंदवाड़ा में कांग्रेस के मंच पर एवरेस्ट चढ़ने वाली मेघा परमार जरूर चढ़ गईं। बहुत बहुत धन्यवाद। ये 5 बड़ी सौगातें हैं जिसका वायदा कांग्रेस कर रही है। 500 रुपये में सिलेंडर और हर महिला को 1500 तो बाकायदा पावती के साथ। एक छोटा सा अस्वीकरण यानी डिस्क्लेमर है सरकार बनने के बाद। भोपाल से कैमरा पर्सन रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। बात अब श्रीनगर की। इस महीने श्रीनगर में होने वाली G20 की उच्च स्तरीय बैठक के दौरान विदेशी राजनयिक घाटी में घूमेंगे, इसलिए प्रशासन पूरी तैयारी कर रहा है कि ये इवेंट शांतिपूर्वक बीत जाए। सुरक्षा की समीक्षा करने के लिए केंद्रीय गृह सचिव श्रीनगर पहुंचे हुए हैं। वैसे इस बैठक के लिए श्रीनगर शहर को स्मार्ट सिटी के तहत 321 करोड़ रुपए की बड़ी रकम भी मिली है। श्रीनगर शहर में G20 पर्यटन बैठक के लिए सजाया जा रहा है, जो यहाँ मई 22 और 24 को होनी है। इन तैयारियों के बीच सुरक्षा अभियान तेज है, लेकिन इसके बावजूद जम्मू कश्मीर में पिछले 1 हफ्ते में गोलीबारी की कई घटनाएं सामने आई। इस बीच केंद्रीय गृह सचिव और DIB श्रीनगर घाटी पहुंचे हुए हैं, जहां उन्हें सुरक्षा बलों ने इंतजामों को लेकर जानकारी वहां पे दी जा रही है। सुरक्षा बलों की चुनौतियां भी कम नहीं है। पाकिस्तान आतंकी गतिविधियां तेज करने की फिराक में है। 30 विदेशी आतंकी सक्रिय हैं। ये 1 साल में कश्मीर में थे और उत्तर कश्मीर में 5 दिन में 3 एनकाउंटर हुए हैं। और देश की बात में जाते जाते बात परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा की सगाई की। इस पर जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी शरद शर्मा। शनिवार 13 मई 2023 को राघव चड्ढा परिणीति चोपड़ा की सगाई होने वाली है। ये जो एंगेजमेंट फंक्शन होगा ये दिल्ली के अंदर होगा। सेंट्रल दिल्ली के अंदर इसकी लोकेशन बताई गई है। इससे ज़्यादा अभी फाइनल वेन्यू जो है अभी बताया नहीं गया है।
सेंट्रल दिल्ली के अंदर होगा और करीब 150 फैमिली और क्लोज फ्रेंड्स जो होंगे राघव चड्ढा के और परिणीति चोपड़ा के, इनको जो है इस एंगेजमेंट फंक्शन में इनवाइट किया जाएगा। जहां तक बात है कि शादी कब होगी, तो शादी के बारे में अभी कुछ बताया नहीं गया, लेकिन चर्चा ये चल रही है कि इस साल के अंत में दोनों जो है परिणय सूत्र में बन सकते हैं, यानी कि नवंबर एंड या दिसंबर शुरुआत की बात की जा रही है कि इसमें जो है दोनों की शादी हो सकती है। और जानबूझ के हो भी सकता है कि जानबूझ के अभी बताया ना गया हो, तय हो गया हो, लेकिन बताया ना गया हो, आगे जाकर जो है इस डेट को बताया जाएगा, या हो सकता है कि अभी डेट तय ना हुई हो अभी, क्योंकि काफ़ी समय है। लेकिन ये तय हो गया है कि 13 मई को दोनों जो हैं एक होने की दिशा में आगे बढ़ेंगे और एंगेजमेंट है राघव चड्ढा परिणीति चोपड़ा की 13 मई शनिवार को दिल्ली के अंदर। शरद शर्मा, एनडीटी मीडिया।